Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of class 11th, chapter number 2, Hornbill. We are not afraid to die if we all can be together. तो ये चैप्टर जो है उसका, इस चैप्टर का अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया है इस चैप्टर के बारे में, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर के इसके ऑथर्स के बारे में, इसके कैरेक्टर्स के बारे में और इनके ऑथर्स के अचीवमेंट्स के बारे में, किस हिस्टोरिकल इवेंट को ये लोग कॉपी करना चाहते थे उसके बारे में। इंट्रोडक्शन भी प्रीवियस क्लास में ही मैंने शुरू किया था, जिसमें शुरुआत किया गया है कि ये चैप्टर जो है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया, ये चैप्टर लगभग 37 साल के एक बिजनेसमैन का है। ये 37 साल का बिजनेसमैन कौन है? ये 37 साल का बिजनेसमैन वो है हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, वो जो इस स्टोरी का नरेटर है। 37 इयर्स ओल्ड और नरेटर है गॉर्डन कुक, जो इसका ऑथर भी है। तो 37 साल का एक बिजनेसमैन उनको बोला गया। इस पे मैंने डिस्कस किया है कि बिजनेसमैन क्यों बोला गया, जबकि वो शिप चलाने का काम करते थे, सेलर थे। तो उसके बाद बताया गया कि उनकी वाइफ मैरी और उनके 2 बच्चे, जिनके बारे में कैरेक्टर्स में हम लोग देख चुके थे। बड़ी है बेटी सुज़ैन 7 साल की, और उससे 1 साल छोटा है बेटा जॉनथन। और इनका कैरेक्टर्स जब हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत ब्रीफ में ये बता दिया गया था कि पूरी की पूरी फैमिली जो है वो बहुत करेजियस है, बहुत ब्रेव है। बड़ों की तो बात छोड़ दो, बच्चे जो हैं वो भी ब्रेव हैं, और इतने ब्रेव हैं कि अपने माता पिता को बुरे समय में, ये फील कराते हैं कि हमें डर नहीं लग रहा। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, जोनाथन का बोला गया स्टेटमेंट, जो इस चैप्टर का टाइटल है, कि हमें मरने से डर नहीं लग रहा अगर हम सब साथ हैं तो ये इनका फैमिली इनके साथ ये जर्नी पे निकले थे। और उनका इस जर्नी का जो वॉयज बोला गया है, अराउंड द वर्ल्ड, ये जर्नी ये करने वाले थे एक शिप से, जिस शिप का नाम है वेव वॉकर। और इस शिप के बारे में भी डिस्कस किए थे, इसके लेंथ के बारे में और इसके वज़न के बारे में। और मैंने आपको पिक भी दिखाया था एक ऐसे इस वेव वॉकर जो शिप है उसका, कुछ इस तरह का। इसकी लंबाई जो है ये 23 मीटर लॉन्ग है, और इसका वज़न जो है वेव वॉकर का, जिस पे गॉर्डन कुक वॉयज पे निकलते हैं राउंड द वर्ल्ड इस शिप से, इसका वज़न है 30 टन्स। और लिखा हुआ था वुडन हल्ड, मतलब लकड़ी से भरा हुआ, 30 टन वज़नी। 100 किलो को 1 टन बोलते हैं हम लोग, तो 30 टन का मतलब हो गया 3000 किलो। 3000 किलोग्राम का ये इनका बोट था, जो वुड से बना हुआ था, इसलिए वुडन हल्ड लिखा गया। बहुत वुड का यूज़ किया गया था उसमें। और फिर उस बोट के बारे में एक और बताया गया बात, कि उसको रिलेट किया गया
बैकग्राउंड से, जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है कि उन्होंने वैसा ही बोट बनाया था जैसा बोट किसके पास था, कैप्टन जेम्स कुक के पास था, जिस बोट से कैप्टन जेम्स कुक ने 1768 से 1779 तक राउंड द वर्ल्ड अपना पूरा एक चक्कर लगाया था। तो उनके किए गए काम को कॉपी करने जब तो जा ही रहे हैं, कैप्टन जेम्स कुक उनके इंस्पिरेशन हैं, उनके हीरो हैं, और वो ये इच्छा है गॉर्डन कुक की कि अपने हीरो के द्वारा किए गए काम को मैं भी दोहराने का कोशिश करता हूँ। ये गॉर्डन कुक का प्रयास था। तो वो शिप बनाते हैं वेव वॉकर, उसका लंबाई और उसका वज़न बताया गया, और फिर ये बोला गया कि वो शिप लगभग वैसा ही बनाया गया था जैसे शिप से कैप्टन जेम्स कुक ने ट्रैवल किया था। तो कैसा शिप था कैप्टन जेम्स कुक का, और कैप्टन जेम्स कुक कौन हैं और इन्होंने कौन सा ट्रैवलिंग किया है, अगर ये सब सवाल आपके मन में हैं तो इसका मतलब आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, जिसमें मैंने कैप्टन जेम्स कुक के बारे में A to Z बहुत सारी बातें बताई हैं। तो उनके किए गए काम को तो कॉपी कर ही रहे हैं, उनके बोट को भी उन्होंने, उनके शिप को भी कॉपी किया, लगभग वैसा ही शिप बनाया जैसा शिप से कैप्टन जेम्स कुक गए थे। उसके बाद बताया गया कि ये जो पति पत्नी हैं गॉर्डन कुक एंड मैरी, इनका ये वॉयज पे जाने से पहले लंबी तैयारी की थी इन लोगों ने, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, लंबा प्रैक्टिस, 16 इयर्स, 16 साल प्रैक्टिस किया था इन्होंने इस जर्नी को करने के लिए। और जब ये प्रैक्टिस करते थे, जब ये लोग प्रैक्टिस करते थे तो अलग अलग कंडीशंस में जा कर के, अलग अलग तरह के सीज़ में जा कर के, ओशंस में जा कर के ये लोग प्रैक्टिस करते थे कि मतलब वर्ल्ड वॉयज के दौरान अगर कोई मुसीबत आए तो उसको हम लोग टैकल करने में, उसको मुसीबत का सामना करने में या सलूशन निकालने में हम लोग सक्षम कैसे होंगे, इसके लिए एक लंबा प्रैक्टिस किया गया था। 16 साल का प्रैक्टिस बताया गया है। ये फैक्ट्स है, ये याद रखना। 16 इयर्स का प्रैक्टिस बताया गया कि इन लोगों ने किया। उनकी पूरी फैमिली जर्नी पे निकली थी, और यहाँ पर जो ईयर दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग अटके थे कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो बात टेक्स्ट बुक में लिखी गई है इस चैप्टर में, ईयर जो दिया गया है 1976 में ये लोग निकले थे, लिखा हुआ है जुलाई 1976, और ये बात नोट्स में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इस चैप्टर का टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। इस चैप्टर का टेक्स्ट बुक में भी हम आपको दिखाए हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही जुलाई 1976 ये डेट लिखा हुआ आएगा। अभी हम लोग जब शुरू करेंगे अपना टेक्स्ट बुक तब आप देखिएगा उसमें यही डेट आया है, इसलिए मैंने नोट्स में इस डेट को रखा है, जुलाई 1976। ये चैप्टर में बताया जा रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि गॉर्डन कुक का जन्म ही अगर 1978 में हुआ था तो 1976 में कैसे शुरू कर लिया कोई जन्म से पहले।
तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है जो एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है। इसका क्या सल्यूशन होना चाहिए, इसके बारे में सोचा जा रहा है टीचर्स के द्वारा और बताने की कोशिश की जा रही है, या ये एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है कि एनसीईआरटी ने जो ये डेट लिखा है, ये डेट किस हिसाब से लिखा है। लेकिन अभी हम लोग इस कॉन्ट्राडिक्शन में पढ़ करके हम लोग का सल्यूशन नहीं निकलेगा। अभी हम लोग का कॉन्ट्राडिक्शन ये चालू है, ये मैंने सिर्फ आपको जानकारी दे दिया। मगर चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जब लिखा जाएगा या आपसे पूछा जाएगा या जब हम बताएंगे, उस समय एनसीईआरटी में लिखा हुआ ईयर और डेट ही हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक इसका कोई सल्यूशन नहीं निकला है। तो हालांकि कॉन्ट्राडिक्टरी कितना भयंकर है ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो साबित कर सकते हैं आप, पर अभी इसका कोई सल्यूशन नहीं है। तो 1976 ही लेकर के चलेंगे अगर क्वेश्चंस में पूछा भी जाए तो। ये जुलाई 1976 में ये लोग निकले थे अपने पूरे फैमिली के साथ। फैमिली में 4 लोग थे। कौन कौन थे ये आपको नाम और ईयर पता होना चाहिए। और फिर उन्होंने जो इनिशियल फेज ऑफ द 3 ईयर लॉन्ग जर्नी, ये जो जर्नी इन्होंने प्लान किया था राउंड द वर्ल्ड, वो 3 ईयर लॉन्ग जर्नी था। मतलब 3 साल इनको समुद्री यात्रा करना था अपने राउंड को पूरा करने के लिए। 3 इयर्स, 3 साल समुद्री यात्रा। अब तुम इससे अंदाज़ा लगा लो कि हम लोग आमतौर पे शिप्स में तो बहुत कम ट्रैवल करते हैं। हम लोग ट्रेन्स से ट्रैवल करते हैं या पब्लिक व्हीकल या प्राइवेट अपना व्हीकल भी अगर यूज़ करते हैं तो कभी सोच सकते हो ऐसा कि 3 साल तक लगातार तुमको सी में ही रहना है, समुद्र में ही रहना है 3 साल। तो ये आसान काम नहीं है, ये मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि पृथ्वी का चक्कर लगाना ये आसान काम नहीं है। इसीलिए इस काम को कैप्टन जेम्स कुक ने जब 18th सेंचुरी में करके दिखा दिया तो कैप्टन जेम्स कुक ग्रेट लोगों के कैटेगरी में शामिल हो गए। मतलब कि ग्रेट कैप्टन जेम्स कुक उनको बोला जा सकता है कि जो काम उन्होंने किया था वो काम जो 18th सेंचुरी में किया था, उस काम को अभी भी इतना टेक्नोलॉजी हो जाने के बाद भी उस काम को करने के लिए 1976 में जब ये लोग निकले तो लिखा हुआ है 3 ईयर लॉन्ग जर्नी था उनका। 3 साल का प्लान था, ये फैक्ट है, ये याद रखना। और स्टार्टिंग कहाँ से किया था वो लिखा हुआ है इंग्लैंड में एक जगह है प्लाईमाउथ। इंग्लैंड में एक जगह है प्लाईमाउथ, यहाँ लिखा है प्लाईमाउथ इंग्लैंड। प्लाईमाउथ सिटी है, शहर है इंग्लैंड में। वहाँ से इन्होंने शुरू किया था अपना जर्नी जुलाई 1976। अब हम जुलाई 1976 से लेकर के चलेंगे
क्योंकि ये अभी एक कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व नहीं हुआ है। तो जुलाई 1976 में पूरा फैमिली निकला प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। ये जगह का नाम याद रखना, दोनों सिटी का नाम प्लाईमाउथ है कहाँ, इंग्लैंड में, ये दोनों याद रखना। द इनिशियल फेज ऑफ द 3-year लॉन्ग जर्नी, पूरा जर्नी 3 साल का था, लेकिन उसका इनिशियल फेज, ये वर्ड इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को इनिशियल वर्ड जल्दी समझ में आ जाएगा। हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो इनिशियल वर्ड का मतलब है बिगिनिंग, शुरुआती। अगर आप 3 साल के यात्रा पे निकले हैं तो जो इनिशियल फेज था, मतलब जो शुरुआती का समय था, वो उनका बहुत अच्छा गुजरा था। ये लोग 1976 में शुरू किए, सिर्फ फैमिली था बोट पर, वेव वॉकर पर, 4 लोग। और इनका इनिशियल स्टेज, मतलब शुरुआती स्टेज, वॉज फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन। उनका शुरुआती स्टेज जो था वो अफ्रीका होते हुए केप टाउन, अफ्रीका का ही एक शहर है केप टाउन। अफ्रीका समझते हो कॉन्टिनेंट, उसका शहर है केप टाउन। तो केप टाउन अफ्रीका होते हुए वो केप टाउन पहुँचे अपने इस इनिशियल फेज में। अगर पूछे कि इनिशियल फेज में कहाँ पहुँचे, तो केप टाउन पहुँचे वो अपने इनिशियल फेज में। इट वॉज प्लीजेंट, प्लीजेंट वर्ड का मतलब होता है शानदार। यहाँ तक का जो जर्नी था प्लाईमाउथ से लेकर के केप टाउन तक का, ये जर्नी बहुत शानदार गुजरा उस फैमिली के लिए। मतलब कहीं कोई मुसीबत समुद्र में नहीं आई, बहुत शानदार जर्नी गुजरा। लेकिन केप टाउन में ही मैंने आपको कैरेक्टर्स बताते वक्त ये केप टाउन शहर का जिक्र किया था 2 कैरेक्टर्स के साथ। जो फैमिली के मेंबर्स नहीं हैं उनको केप टाउन से उठाया गया था, मतलब केप टाउन से हायर किया गया था। किनको? लैरी विजिल और जो सिजलर था, वो दोनों को केप टाउन शहर से उठाया गया था। और वहाँ पे ये भी बताया गया था कि क्यों उनकी मदद पड़ी थी। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि एक्स्ट्रा क्रूमैन का, 2 एक्स्ट्रा लोगों का हेल्प लेना क्यों पड़ा उनको, क्योंकि उनको दुनिया के सबसे खतरनाक ओशियंस में से एक ओशियन को पार करना था। लिखा हुआ था वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट ओशियन, रफेस्ट सी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट ओशियन। और वहाँ मैंने बताया था कि किसको बोला गया है, वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है, वो दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री भाग में से एक है। तो वहाँ से क्योंकि इन लोगों को पार करना था उस जगह को, तो एज अ प्रिकॉशन आप समझ सकते हैं कि एक से ज़्यादा अगर कैपेबल व्यक्ति हो अभी तक, क्योंकि वहाँ पर अकेले गॉर्डन कुक अकेले ही थे
जो कैप्टन को जो जहाज को सेल कर रहे थे, लेकिन उस जगह से जहाज को निकालने के लिए उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ गई, जो पहले से प्री प्लान्ड था। और वो हेल्प उन्होंने 2 क्रूमैन को हायर करके लिया, लैरी विजिल एंड हर्ब सिजलर। 2 क्रूमैन उन्होंने हायर किए थे केप टाउन से। उसके बाद जब वो लोग गुज़रते हैं उस डेंजरस पार्ट ऑफ द सी, सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, वहाँ से गुज़रते वक्त उनको एक समुद्री तूफ़ान का सामना करना पड़ता है। और वो समुद्री तूफ़ान इतना खतरनाक होता है कि ऑलमोस्ट ये सभी लोग अपने मन में सोच चुके थे कि अब हम लोग नहीं बचेंगे, मतलब कि पूरा शिप और शिप पे सवार सारे लोग का जान जाना लगभग तय हो चुका था। इतना खतरनाक वेव, सी वेव, और एक वर्ड बताया था आपको, स्टॉर्म। आंधी तूफान को बोलते हैं स्टॉर्म, STORM। तो सी वेव्स के स्टॉर्म्स ने इनको हिट किया, इनके बोट को हिट किया, और इतना बुरी तरीके से हिट किया, देयर सर्वाइवल बिकेम अ क्वेश्चन, कि उनका जिंदा बच पाना, इस पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया, मतलब ज़िंदगी खतरे में आ गई। द स्टोरी टेल अस अबाउट हाउ दे फॉट ईच डे एंड सर्वाइव टिल द एंड। अब ये कहानी में आपको यही बताया जाएगा कि हर दिन उस हादसे के बाद हर दिन इन्होंने किस तरह से एक एक दिन इन्होंने फाइट किया है, लड़ा है, किसी व्यक्ति से नहीं, कंडीशंस से लड़े हैं। फाइट करने का मतलब ये नहीं कि कोई और आदमी से फाइट करना पड़ा। सिचुएशन जो था, परिस्थिति जो था, उससे लड़े ये लोग डे बाय डे। हर दिन परिस्थितियाँ कठिन होते जा रही थी। तो इस स्टोरी में हम लोग को ये जानने को मिलेगा, हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक में, कि क्यों ये बोला गया है कि दिन ब दिन उनकी स्थिति कठिन होती जा रही थी, और उससे उन लोगों ने कैसे लड़ा, कैसे सामना किया उस कठिनाई का, मुसीबत का, और कैसे अंत तक ये लोग खुद को सरवाइव कर पाते हैं, रख पाते हैं। तो एंड तो हैप्पी होता है, वो यही बता दिया गया। फोकस करना है किस चीज़ पर? फाइट। कौन सा फाइट? किसने किससे लड़ा? ये फाइट। तो ये फाइट बोला जा रहा है, स्टॉर्म, आंधी तूफान समुद्र में जब इनके जहाज से टकराता है, तो उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, उसके बाद का जो सिचुएशन रहता है, उससे हर एक दिन लड़ना पड़ता है उस सिचुएशन से इन लोगों को, 6 लोग जो वहाँ सवार हैं। और कैसे ये लोग लड़ते हैं और कैसे सफल होकर के और ज़िंदा वापस लौटते हैं, ये आपको पूरे स्टोरी में टेक्स्ट बुक में लाइन बाय लाइन बताया जाएगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर का थीम देखेंगे
और थीम के बाद फिर हम लोग ये चैप्टर टेक्स्ट बुक से लाइन बाय लाइन शुरू करेंगे। थैंक यू।